हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कौन कौन जुड़ गए हैं? अपनी उपस्थिति जरा क्लासरूम में दर्ज कराइए, एक हेलो भेज के मुझे पता तो चले कौन कौन से दोस्त जुड़े हैं। आज हम लोग मिले हैं मैं सीए कर रहा हूँ 11th क्लास की अकाउंटेंसी की क्लास करने कि 11th क्लास की अकाउंटेंसी अभी हम लोगों ने शुरू ही किया है, बस अभी डिफिनीशन पार्ट ही चल रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था अकाउंटेंसी में वो ये बात थी कि अकाउंट कहते किसे हैं, ये अकाउंटेंसी कहते किसे, और थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आप दोस्तों को बताया था, जिसमें हमने बताया था आपसे कि अकाउंटेंसी जो है बेसिकली नाम है एक ऐसे साइंस या आर्ट्स का जिसके अंदर हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा डिटेल में जाके मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली इसके अंदर हम अपने जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने की रूल्स, तौर तरीके, कानून इत्यादि चीजों को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अरे भाई, कौन कौन जुड़े हैं जरा बताइए तो सही, कोई हाय हेलो तो भेजिए, पता तो चले कौन कौन से दोस्त जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपसे थोड़ी सी बात करी थी और उसमें ये बात करी थी कि बेसिकली ये रिकॉर्डिंग, करण कुमार जुड़े हैं, आरती शर्मा जुड़ी हैं, पंकज, आरती शाह और पंकज जुड़े हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है कि ये बेसिकली रिकॉर्डिंग। अरे साउंड आ रहा है नवल जी, जरा देखिए तो क्या साउंड आ रहा है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग का नाम है ये। एक मिनट के लिए बेटा पेन नहीं चल पा रहा, मैं जरा देखता हूं क्या प्रॉब्लम हो गई है। वैसे तो चल रहा है, एक मिनट दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। ये टेक्निकल चीजें ना हम लोगों को बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग हैं सिंपल से टीचर, इन सब चीजों को संभाल पाना बड़ा भारी पड़ता है। अब शुरू होगा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हाँ, तो चंदन जी जुड़ गए हैं, पंकज जी जुड़ गए हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि बेसिकली ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और उसको समरी बनाने का नाम है। ये बातें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ ली थी, तो आज बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग बताता हूं कि अकाउंटिंग के बेसिक कैरेक्टर्स जो निकल के सामने आए हैं इन डिफिनेशंस के बेसिस पे, उनकी मैं बात करता हूं। देखिए, अगर अकाउंटिंग आप करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जो अकाउंटिंग के मतलब नहीं कहते हर आदमी का कैरेक्टर होता है, भाई गाय हम कैसे पहचानते हैं, गाय वो है जिसके 4 पैर होते हैं, दुम होती है, जो दूध देती है, घास खाती है, कुछ इस तरह की बात है कि नहीं। उसी तरीके से इंसान कौन है, इंसान वह जिससे कोरोना होता है, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें सबसे जो पहली बात है वो है कि आपको फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने की बात करनी पड़ेगी। जब तक आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी सबसे पहली बात होगी कि भाई फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। मतलब मैंने कुछ किया हो तभी तो अकाउंटिंग होगी,
भाई कोई अपराध करे तभी तो उसे सजा होगी। उसी तरह से अगर कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसमें फिनेंस इन्वॉल्व हो, तब तक हम किसी चीज को अकाउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये रही पहली बात कि भाई सेल हो, परचेज हो, एसेट्स खरीदें, लायबिलिटीज खरीदें, सॉरी लायबिलिटीज का पेमेंट करें, तभी तो कोई बात बनेगी। दूसरी बात आप बच्चों को याद रखनी है, मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस हमने करा है उसका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। थोड़े समय बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कन्वेंशन, जिसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि भाई जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है उनको मेजर करना इन द टर्म्स ऑफ मनी बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि भाई आपके घर से कोई साइकिल चोरी हो गई, ठीक है। अब आपके घर से साइकिल चोरी हुई, दुकान से साइकिल चोरी हो गई, कुछ सामान चोरी हो गया 5,000 10,000 रुपए का, तो ये मनी में मेजरेबल है कि भाई लॉस हुआ, ये चोरी हो गई, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ट्रांजैक्शन बताते हैं। सपोज करिए आपका एक स्टाफ था जो आपकी दुकान में कस्टमर को बड़ा खुश रखता था और उनको बड़ा ध्यान देता था। वो स्टाफ चला गया और जाना तो दूर की बात, उसने सामने दुकान खोल ली। आपको पता है उस स्टाफ के सामने दुकान खोलने से वो कितना नुकसान होने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग क्लास पढ़ाता हूँ, हमारे एक सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिजनेस स्टडीज, राजीव सिंह सर, आपने क्लास भी की होगी। सपोज कीजिए राजीव सिंह सर ने कल से अपनी अलग क्लास खोल ली, अपना चैनल अलग बना लिया, राजीव सिंह 24/7, ठीक है। तो जाहिर है टॉपर्स क्लासेस को नुकसान होगा। लेकिन इस नुकसान को हम मेजर कैसे करें? अगर मेजर करेंगे तभी इसकी अकाउंटिंग होगी, अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि किसी चीज का मेजरमेंट हो। हम लोग इसको बोलते हैं अपने लैंग्वेज में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि भाई चीजों को पहले मनी में मेजर करना बहुत ही जरूरी है। इसी बीच पौनी प्रसा भी जुड़ चुके हैं। कहां से जुड़े हैं जरा आप बच्चे जो जुड़े हैं जरा अपने शहर का नाम बता दीजिए कि आप कहां से हैं, और अगर दिल्ली से हैं तो मोहल्ले का नाम बता दीजिए। ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे जुड़े हैं थोड़ा अपने शहर का नाम बता दीजिए, या अगर दिल्ली से हैं तो मोहल्ले का नाम बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कहां कहां तक आप मेरी ये बात आप बच्चों तक पहुंच पा रही है। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। पंकज केवल हरियाणा मत लिखिए, आप उसमें और आगे बढ़ के लिखिए, करनाल है, लुधियाना है, गाजियाबाद है। करण बिहार मत लिखिए, जगह का नाम लिखिए। हम सब तो इंडिया से ही हैं, जगह का नाम लिखिए। मधुबनी से हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अक्रॉस द इंडिया हम सभी बच्चे फैले हुए हैं, धीरे धीरे और बच्चे सब जुड़ते जाएंगे। तो याद रहेगा, आइडेंटिफाई करें। पहली बात, सेल हुआ, परचेज हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एसेट्स आई, लायबिलिटीज गई। अब एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सेल परचेज क्या होता है, हम बात करेंगे। आप दुकान की बात कीजिए, बात खत्म। अगर आपको अकाउंटिंग समझना है दोस्तों तो एक बिजनेस को समझिए पहले, क्योंकि बिजनेस है तो अकाउंटिंग है। क्यों? क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं तो लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब बिजनेस ही नहीं है तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ट्रांजैक्शन ही नहीं तो अकाउंटिंग किस बात की। तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात होती है, ठीक है ना। हम बाद में आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट और इसके डिफरेंसेस भी बताएंगे, लेकिन वो धीरे 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 ओवर द पीरियड बात बनेगी। एकता डांगी बंगलुरु से बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और पंकज फरीदाबाद से हैं, और करण बरारा कोई जगह है बिहार में, वहां से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सबका स्वागत है टॉपर्स 24/7 पे। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन पहली बात, मेजरमेंट दूसरी बात। याद रहेगा, मेजरमेंट नहीं तो अकाउंटिंग नहीं। और इसके अंदर होता क्या है, अभी मैंने आपको डिफिनेशन पढ़ाया था पिछली क्लास में। इसमें लिखने की बात होती है, रिकॉर्डिंग करने की बात होती है। जिस तरह गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिल्म की रिकॉर्डिंग होती है, शूटिंग होती है, उसी तरह से हमारी अकाउंटिंग में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं। लिखने की कला है, लिखने का साइंस है, लिखने का आर्ट है, जो भी कह लीजिए, यही है दोस्तों। बताइए क्या हमारा रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग की बेसिक खूबी। फिर मैंने कहा था क्लासिफिकेशन। देखिए, घर के अंदर चीजें रखना भी है, लेकिन चीजों को कहीं तरीके से रखने की बात भी हमें करनी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन।
कि भाई चलो ऐसा करो, एक्स के ट्रांजेक्शन्स को अलग लिखो, वाई के ट्रांजेक्शन्स को अलग लिखो, जेड के ट्रांजेक्शन्स को अलग लिखो, भाई सेल्स अलग लिखो, परचेज अलग लिखो। मान लो एक्सपेंसेज की बात करते हैं तो फोटोकॉपी का एक्सपेंस अलग लिखो, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस अलग लिखो। मैं आप ही से पूछता हूं, आपके घर में जो खर्चा होता है, क्या किसी घर में घर के खर्चों को कहीं लिखते हैं? जवाब दीजिए तो जरा। क्या आप में से किसी के घर पे घर में जो खर्चे होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं? या आपके यहाँ पीछे कोई फंक्शन हुआ हो, जैसे कोई शादी ब्याह हो, छठी मुंडन हुआ हो, कोई 13वीं हुई हो, भगवान न करे लेकिन कोई हुई हो, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हुआ हो तो सैड या अच्छा या जो भी हो उसमें खर्चे तो हुए होंगे, क्या उन खर्चों को कहीं लिखा गया था? कोई बताए मुझे, लिखा गया था कहीं मेरे दोस्त? अगर उन खर्चों को दोस्त कहीं लिखा गया था तो समझिए वो अकाउंटिंग करी गई थी। और आपने उसमें देखा होगा लिखने में भी कुछ क्लासिफिकेशन हुआ होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ज्वेलरी परचेज हुई होगी तो ज्वेलरी के नाम से लिखा गया होगा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक हुआ होगा। और जो भी लड़के की शादी या लड़की की शादी आपके घर में हुई हो, वो जो भी हो, बड़े भाई बहन जो भी हो, तो उसमें लिखा होगा कि भाई दुल्हे के कपड़े, है कि नहीं, दुल्हन के कपड़े, खर्चे अलग से, क्योंकि मेजर कॉस्ट होता है तो अलग से, मतलब एक हेडिंग बना के लिखा गया हो कि भाई चलो ये रहा। अच्छा, बैंड वाला, तो बैंड वाले को दिया 5100, है ना, घोड़ी वाला उसको दिया 5000, चलो जी शादी के कार्ड का खर्चा 10,000। तो इस तरह से कुछ न कुछ, पंडित जी की दक्षिणा 5,000। ये क्या है तो सब शादी का खर्चा। मोटे तौर पे अगर देखा जाए दोस्त तो है तो सब शादी का खर्चा, लेकिन इसमें ज्वेलरी अलग है, भाई लड़के के कपड़े अलग हैं, लड़की के कपड़े खर्चा अलग है, बैंड वाला, घोड़ी वाला और कार्ड, ठीक है कि नहीं, खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, पटाखों की व्यवस्था। तो इस तरह की कई सारी जो चीजें होती हैं, आपने क्या किया, आपने सबको बांट दिया अलग अलग। यही मैं कह रहा हूं क्लासिफिकेशन। तो जिस तरह आपका शादी एक फंक्शन था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन था, उस तरह बिजनेस के अंदर भी 50 तरह की बातें होती हैं। जो टॉपर क्लासेस की बात करती है, कोचिंग संस्था है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या खर्च होता होगा? भाई हम रेंट देते होंगे, इंटरनेट का चार्ज देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होते होंगे, कुछ हम लोग सहयोगी हैं, टीम मेंबर हैं, फैकल्टीज हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हमारी सैलरी होती होगी, यही सब खर्चे होते होंगे। तो आप महसूस कर रहे हैं, मैंने खर्चों के अंदर भी पार्टीशन, कंपार्टमेंट बना दिया। यही कंपार्टमेंट कहलाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। समराइजिंग, ये भी जरूरी है। देखिए, समराइजिंग का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। असल में होता क्या है कि अगर हम पूरे 1 साल की बात करें मित्रों, खूब मन से जरा समझिएगा, तो 1 साल में तो एक बिजनेस में न जाने कितना सेल होगा। कोई आया 10 रुपए के सामान ले गया, कोई आया 20 रुपए के सामान ले गया, कोई आया 1000 रुपए के सामान ले गया। अगर मान लीजिए आप में से किसी की दुकान चलती है, या जवाब दीजिए, क्या आप में से किसी की कोई दुकान अगर चलती है, आप जाते तो होंगे दुकान पे, चलो सब्जी वाले के जाते हैं। अब सब्जी वाला क्या है, कोई गया 10 रुपए का धनिया ले आया, कोई गया 50 रुपए का सामान खरीदा, कोई गया 25 रुपए खरीदा, कोई 100 रुपए का, कोई 70 रुपए, कोई 75 रुपए, कोई 80 रुपए का। पूरे दिन के अंदर वो 1000, 2000, 3000 रुपए का सेल करता है, ठीक है। उसमें से कुछ उधारी भी हो सकता है, मान लो परिचित है, उन्होंने कहा पैसे बाद में देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, लॉकआउट है, तो इस तरह से उधारी भी हो सकती है। अब जरा सोचिए, या सोचने की बात है, साल में 365 दिन ना सही तो 360 दिन तो सब्जी की दुकान खुलती होगी। मान लीजिए होली दिवाली हम बंद भी मान लेते हैं, तब भी लॉकडाउन में भी खुला हुआ है, तो 360 दिन या 350 दिन दोस्तों क्या हो रहा है वहां पे, 350 दिन ट्रांजैक्शन चल रहा है, सेल की बात हो रही है। भाई अकाउंटेंट का ये भी काम है, हर दिन के सेल के बारे में तो बात करेंगे, हर पार्टी के सेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी साल के लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पता करने के लिए कि पूरे साल का सेल भी बताइए, पूरे साल की सेल की समरी भी हमें बताइए। यही है दोस्तों समराइजेशन, कि डिटेल 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 तो ठीक है, लेकिन समरी बनाइए। आप ऐसे समझिए बात को, टेस्ट मैच होता है, अब टेस्ट मैच चलता है 5 दिन, है ना, 3 सेशन होता है, भाई लंच के पहले, लंच के बाद, टी के बाद, 5 से 3 सेशन होता है 5 दिन। तो देखिए अगर 2-2 घंटे 3-3 घंटे खेल की अगर हम बात करें तो मतलब 2 6 गुने 5 30 घंटे मैच होता है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है, बाद में हाईलाइट दिखाया जाता है, हाईलाइट्स के अंदर क्या होता है, पूरा मैच नहीं दिखाया जाता है ना,
उसमें मेन मेन बातें दिखाई जाती है, समरी शॉर्ट करके। और एक और होता है न्यूज, उसमें सीधे दिखाया जाता है इंडिया ये मैच इतने रन से जीत गया, बात खत्म। डिटेल जानना है तो कहीं और जाओ, मैच देखो, मैच की रिकॉर्डिंग देखो। तो ध्यान दिया आपने, पूरे 5 दिन टेस्ट मैच हुआ, लेकिन पेपर में कैसे छपा? पेपर में छपा कि भाई इंडिया ये मैच इतने रन से जीत गया, चाहे इतने रन से हार गया, या मैच ड्रॉ रहा। तो एक लाइन के अंदर बात आ गई कि नहीं आ गई? वही बात होगी जो टेस्ट मैच में हुई थी। और हारा है तो लिखेंगे हारा है, जीता है तो लिखेंगे जीता है, ड्रॉ हुआ है तो लिखेंगे ड्रॉ हुआ है। यही है ना समराइजेशन। तो हम पढ़ेंगे हमारे अकाउंटेंसी के अंदर चीजों को समराइज करने की बात भी देखी जाती है, हम चीजों को समरी भी करते हैं। ठीक है, अब आइए एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये भी जरा समझ ही लीजिए। अभी अकाउंटिंग की जब चर्चा चल ही रही है कि अकाउंटिंग क्या है, तो अंत शुरू से लेकर लास्ट तक की बात करते हैं। शुरुआत होती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से, कमर्शियल ट्रांजैक्शन से, और देखिए अभी बात आ रही है 6ठे नंबर स्टेप पे, एनालाइजिंग। ठीक है ना, एनालाइज करने की बात, रटना नहीं है, समझना है बेटा। अकाउंट के अंदर कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं। इट्स नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट बिजनेस स्टडी। इसमें प्लीज कोई याद करने की कोशिश ना करे, चीजों के तह तक जाकर उसको समझने की कोशिश करे दोस्तों। आइए मैं बात करता हूं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। देखिएगा, मैच, किसने मैच देखा है टेलीविजन पे? क्रिकेट में इंटरेस्ट है? आईपीएल में या वनडे में या टेस्ट मैच में? जवाब दीजिए जरा। आप में से कोई टेस्ट मैच या वनडे या 2020 देखा है? किसी को इंटरेस्ट है तो जरा मुझे बताइए। आरती बोल रही है हाँ हमने देखा है। और कोई दोस्त? बाकी सबने नहीं देखा? बाकी सब न्यूज चैनल ही देखते हैं। चलिए, पावनी प्रसा भी बोल रही है बेटा, अगर मैं आपका सही नाम नहीं ले पा रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। पावनी प्रसा, चंदन ने कहा मैंने आईपीएल देखा है, और पावनी प्रसा ने भी बोला कि सर मैं आपको पीपी बोलूंगा बेटा, ये ठीक रहेगा। पीपी ने भी कहा यस। देखिए, आपने कभी देखा होगा मैच खत्म होने के बाद ना एक अलग ही मैच शुरू होता है। हर चैनल पे 2, 3, 4 जो रिटायर्ड क्रिकेटर होते हैं ना, वो आके बैठ जाते हैं एकदम फुर्सत से। कहीं अजय जडेजा जी बैठ जाएंगे, कहीं कपिल देव साहब बैठ जाएंगे, कहीं सुनील गावस्कर जी होंगे, कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई। ध्यान दिए कभी आपने? जो रिटायर्ड होते हैं वो आके जम के बैठते हैं, और फिर होती है चर्चा। जैसे मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं और सबकी काट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वहां जो क्रिकेटर होते हैं वो भी चर्चा करते हैं। एक एंकर होता है और 2-3 उनके सवालों का जवाब देते हैं। उसमें क्या चर्चा होती है, कोई बताएगा? यही होती है ना कि आज का मैच जो इंडिया जीता है, क्यों जीता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हुई थी जो हमने अच्छा किया और ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं कर पाया, है ना। लेकिन उसके अंदर ये भी बात होती है कि भाई अभी और ये एरिया है जहां पे हम बचते बचते, मतलब हारते हारते बचे, हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। इस प्लेयर ने अच्छा खेला, उस प्लेयर ने खराब खेला, इसकी बॉलिंग अच्छी हुई, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, उसकी फील्डिंग बढ़िया हुई, इस तरह की बातें। और अगर मैच हारे हैं भाई साहब, तब तो और बोलते हैं कि मैच क्यों हारे हैं, पिच में गड़बड़ी थी कि बॉल में गड़बड़ी थी कि ओवरकास्ट कंडीशन था, या बैटिंग लचर रहा, या बॉलिंग में प्रॉब्लम हुई, या हमने कैचे छोड़ा। ठीक है कि नहीं? तो आपने कभी ध्यान दिया होगा वो मैच के बाद बैठ के क्या करते हैं, मुझे यही बताइए। मैच के बाद मैच पे जो चर्चा करते हैं उसको आपके शब्दों में क्या कहेंगे? मैं आपकी जुबान पे वो शब्द सुनना चाहता हूं, मुझे बताएं मैसेज करके। मैच के बाद जो बैठते हैं, फोर्थ अंपायर, थर्ड अंपायर भी नहीं, फोर्थ अंपायर, आज तक पे, इंडिया टीवी पे, सब चैनल पे, सब पे, जी टीवी पे, सब पे बैठते हैं। कोई मुझे बताए वो मैच के बाद क्या कर रहे होते हैं? मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। मैच तो खत्म हो चुका है, सबको पता है इंडिया हारी है जीती, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं सभी भाई लोग बैठ के? जवाब दीजिए। यस, चंदन ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, बाकी लोग भी बोलिए, अपने शब्दों में बोलिए बेटा। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, नवंबर दिसंबर तक बेटा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एज ए टीचर मेरी एक ही ड्यूटी आपको महसूस कराना।
आपको चीजें महसूस कराना मेरा काम है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ नहीं आया बैठ के ये बोलने कि देखो ये रूल लिखो और ऐसे करना है और ये बराबर ये होता है, बिल्कुल नहीं जी, ये मेरा काम नहीं है। तो सब किताबों में लिखा हुआ है, फिर मैं उसमें एक्स्ट्रा क्या करूंगा? मेरा काम है जो किताबों में लिखा है, मैं कुछ नहीं आया तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन उसको बेटा महसूस जरूर कराऊंगा, यही मेरी ड्यूटी है और कोई मेरी ड्यूटी नहीं बनती। चलिए, कई शब्द आए हैं, एक एनालिसिस आया है, एक डिबेट आया है। बेटा डिबेट तो प्रोसेस है, लेकिन वो डिबेट के दरमियान वो करते क्या है? तो निश्चित रूप से 2-3 शब्द हमारे पास आए हैं। करण बोल रहे हैं इंजॉय। ले भाई, इंजॉय तो मैच देखते समय हुआ ना, बाद में क्या इंजॉय? अच्छा, दूसरों की बुराई करके जो सुख मिलता है उसका मजा ले रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पीपी ने भी मुझे बताया और सीसी ने भी बताया। सीसी मतलब चंदन चौरसिया और पीपी मतलब पौनी पाव प्रसा। चलिए, तो मैं पीपी और सीसी दोनों की बात को पकड़ता हूं और दोनों की बात है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो समीक्षा करते हैं और समीक्षा के दरमियान अच्छी चीजों को भी खींच निकालते हैं और बुरी चीजों को भी खींच निकालते हैं। देखिए, इसी तरह से टीम मैनेजमेंट भी, मैं टेलीविजन पे तो वो है जो आप देखते हैं, टीम मैनेजमेंट भी सोचती है कि देखो इस मैच में ये प्रॉब्लम हुई, अगले मैच में हमें इसे बॉलर को नहीं खिलाना चाहिए, उमेश शर्मा को, क्या नाम है उसका, उमेश यादव को हमें मौका देना चाहिए। नहीं भाई, ये अच्छा नहीं खेल रहा, इसे हटाओ, इसकी जगह इसे लगाओ। ठीक है कि नहीं? ये कौन आया था जिसकी बड़ी पिटाई हुई, 30-35 रन उसने दे दिए थे एक ही ओवर में, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया नाम। अभी न्यूजीलैंड वाली वो सीरीज में, यार ये बॉलर बहुत गड्ढा है, इसे हटाओ, अगली बार हम इसे खिलाएंगे। टीम मैनेजमेंट भी बात करती होगी। इसी तरीके से दोस्तों, बिजनेस के अंदर जब एक साल खत्म होता है, एक पीरियड जब खत्म होता है मित्रों, तो यहां पे मैनेजमेंट बैठती है और पूरे साल में जो हमने लिख के रखा होता है और यहां जो समरी करके रखते हैं, भाई रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजेशन तो हो ही गया है, 3 स्टेप, रिकॉर्डिंग भी कर ली, क्लासिफाई भी कर ली, समराइज भी कर ली। तो यहाँ पे बैठ के हम चर्चा करते हैं, हम डिबेट करते हैं, हम बातचीत करते हैं। मैनेजमेंट के लोग 2-3 लोग जो होते हैं, या मान लो सोल प्रोप्राइटर रहता है, सोल प्रोप्राइटर खुद ही बेचारा विचार मंथन करता है। जानते हैं क्या करता है कि भाई हमने क्या अच्छा किया इस साल जो हमारी सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, और क्या अच्छा नहीं किया या क्या सही में हमने बुरा किया, कौन सा हमने ट्रांजेक्शन किया, कौन सा हमने डील किया जो नुकसान दे रहा, कौन सा माल नुकसान दे गया, कौन सा माल प्रॉफिट हुआ, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, मतलब कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं, कैसे हम अपने एसेट्स को बढ़ाएं, कैसे हम लेनदारी कम करें, कुछ इस तरह की चर्चाएं करते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन। आप लोग 10+2 की क्लास में पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी नहीं पढ़ना, अभी तो आपको समराइजेशन तक पढ़ना है। ये इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस आप लोग अपनी आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, 12 की क्लासेज में पढ़ेंगे। लेकिन ये भी अकाउंट का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, ये भी अकाउंट का बहुत ही जरूरी, आप कह सकते हैं कैरेक्टर है, कि इसके अंदर एक ताकत है, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को समरी भी करेगा और उसका इंटरप्रिटेशन भी करके कमियां भी निकालेगा और स्ट्रेंथ भी निकालेगा। दोनों ही हमारा काम है, एक से हमारा काम दोस्तों नहीं चलता। ठीक है दोस्त, चलिए, और फिर बात ये आई, बताइए कौन सी बारी? कम्युनिकेशन। एक बात बताओ, अकाउंट में चीजें लिख दी हमने और केवल अकाउंटेंट को पता है, मुझे पता है, तो इससे क्या बात बनी भाई? अरे इससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कौन कौन यूजर होते हैं अकाउंट के। भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको बताना पड़ता है ना। हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं, परचेज मैनेजर हैं, फिनेंस मैनेजर हैं, उनको हम बताते हैं कि देखो हमारे अकाउंट में ये क्लासिफाई हुई है, ये समरी हुई है, ये एनालिसिस हुई है। और उसके बाद मालिकों को बताते हैं। आप कहेंगे सोल प्रोप्राइटर मतलब आप अकेले हैं तो आप खुद देख लो भाई, लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी भाई, तो उसके लिए तो डाटा चाहिए ना। वो डाटा कहाँ से आएगा? वो प्रॉफिट लॉस कितना टैक्स बनता है नहीं बनता, वो कहाँ से आएगा? वो अकाउंट से ही तो आएगा। तो हम गवर्नमेंट को बताते हैं, देखिए हमारी इतनी सेल हुई है, ये प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा इतना टैक्स बनता है, ये लीजिए टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट भी उन रिकॉर्ड्स पे भरोसा करती है, और गवर्नमेंट को अगर दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट उसको एनालिसिस भी करेगी, अपने तरीके से छानबीन भी करवाएगी। ठीक है ना।
तो इस बात को याद रखेंगे कि कम्युनिकेट करना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो सातों बातें मेरे साथ एक बार फिर से पढ़िए। सबसे पहले हमें है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शंस को मीजर करना, जैसे कपड़े को नापते हैं 1 मीटर 2 मीटर, वैसे ही ट्रांजैक्शंस को नापते हैं। सेल हुआ तो कितना सेल हुआ ये एक बात है, लेकिन सेल 2000 रुपए का हुआ या 2 लाख रुपए का हुआ या 2 करोड़ का हुआ ये दूसरी बात है। मैं बरौनी रिफाइनरी में काम करता था, तो हम लोग तेल के टैंकर बेचते थे। मैं जब रिफाइनरी में गया तो हम लोग का ओरिएंटेशन होता है, जहाँ भी आप कहीं ज्वाइन करेंगे ना, कहीं भी एज ए अकाउंटेंट, मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन किया था बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन हुआ कि भाई आप कंपनी में आए हैं तो जरा कंपनी के बारे में जानिए। और कंपनी में सबसे पहले दिन हमें बताया गया कि देखिए अब से हमारे लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव और वह तेल बेचना। मैं बड़ा परेशान हो गया कि इतनी पढ़ाई पढ़ी, 11-12 पढ़ा, बीकॉम पढ़ा, ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के इतने नंबर आए, सीए किया, उसमें टॉप किया, सीएस किया, सीडब्ल्यूई किया, और तेल बेचेंगे हम। भाई तो बरौनी रिफाइनरी में काम क्या था? तेल बेचना ही तो था, ठीक है कि नहीं? तो बरौनी रिफाइनरी के अंदर जो सेल होता था दोस्तों, उसकी मैं क्वांटिटी बताता हूं। एक टैंकर जो हम लोग बेचते थे उस जमाने में, मैं आपको 97 की बात बता रहा हूं, आज से ठीक 23 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो 97 में एक तेल का टैंकर हम लोग 4 से 5 लाख रुपए का बेचते थे। उसमें एक बार में 12,000, मतलब 12 केल, 12,000 लीटर या 16,000 लीटर या 20,000 या 24,000 लीटर होता था। तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का एक सेल हमारा होता था। लेकिन अगर मान लीजिए 24 केल है और पेट्रोल है तो शायद और महंगा होता होगा, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से एक ट्रांजेक्शन कितने का था? 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। ऐसे ही पान वाला, अब पान वाला एक पान 5 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का, पान वाला 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए का, और वहां हम लोग बेचते थे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का। मान लीजिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो टीसीएस नाम सुना आप लोगों ने? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या इन्फोसिस का नाम सुना, विप्रो का नाम सुना हो सकता है एक सॉफ्टवेयर वो बेचते हो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का। जैसे इन्फोसिस ने जीएसटी का सॉफ्टवेयर बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, निश्चित रूप से 200-400 करोड़ लिया होगा उसने, ठीक है कि नहीं? तो ये ट्रांजेक्शन्स की बात होती है। तो ट्रांजेक्शन्स का मेजरमेंट करना, और तीसरा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, चौथा ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, पांचवा ट्रांजेक्शन्स को समराइज करना, छठा उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना, और सातवां जिसको खबर है उसको खबर पहुंचा देना। अच्छा एक काम कीजिए, आप अपने किसी दोस्त को कोई बात बताइए, ठीक है? कोई भी बात बताइए दोस्त को, और उसको बोलिए कि देखो यार किसी को बताना मत। खासतौर पे किसी गर्ल्स को बताइए आप कि भाई ये बात है लेकिन ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। खासतौर पे उसको तो बिल्कुल मत बताना, अमित है ना वो, उस गली वाला, उसको बिल्कुल मत बताना। भाई साहब आधे घंटे बाद जो आपने मना कर दिया ना बात, तो पूरे मोहल्ले को पता होगी। यही है बेटा कम्युनिकेशन। अगर आप फेसबुक पे कोई खबर डालें तो लोगों को पता चलते चलते होती है, लेकिन आप किसी लेडी या महिला या गर्ल्स को बताइए, सॉरी गर्ल्स, या आपके कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूं, भाई साहब जंगल में आग की तरह बात फैलती है। और खासतौर पर आपने मना कर दिया कि नहीं बताना है, तब वो और जल्दी फैलता है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, ऑफिस में इसको बोलते हैं गॉसिप्स। तो ऑफिस में ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, जो एक दूसरे से बात फटाफट पहुंच जाती है। तो कम्युनिकेट करना भी हमारी ड्यूटी है। बेटा मैं उम्मीद करूं कि अपने अकाउंट के बेसिक कैरेक्टर को सबने समझा। अगर समझा तो एक थम्स अप कीजिए ताकि मैं आगे चलूं। मुझे बताइए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यही तो हम लोगों का मोटिवेशन है दोस्तों। जब भी आपको लगे मेरा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आप लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। देखिए किस तरह से एकदम वो थम्स अप हमारे लिए काम करेगा, एकदम मस्त वाला। 4 बोतल वोदका के बराबर काम करेगा। समझ आया सबको? तो चलिए अब एक चीज से आपको और रूबरू कराते हैं। एक बड़ी छोटी सी बात है, एक लाइन है, और वो लाइन है कि अकाउंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग एक साइंस पढ़ने जा रहे हैं या एक आर्ट पढ़ने जा रहे हैं? मतलब हम लोग विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं या हम लोग कला? व्हाट इज साइंस या अकाउंट?
ये कला है भाई। देखो अब 10+2 में आप लोग अब आ गए, आप 11th क्लास में, तो कभी आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। शुभम वर्मा एक क्वेरीज है व्हाट्सएप पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, बेटा देख के बताऊंगा, अभी तो मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, 7 बजे के बाद जरूर बता दूंगा। शुभम वर्मा जो सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, आपने मुझे मैसेज किया कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्वेरीज है, जरूर बताऊंगा, लेकिन बेटा अभी लाइव क्लास चल रही है, अभी ध्यान मेरा 11th नुमा है, अभी सीए इंटर की बातें मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं है सीए इंटर क्या होता है, तो मैं आपको 7 बजे जरूर बताऊंगा दोस्त, वादा है। खैर चलिए, तो मैं बात कर रहा था साइंस है कि आर्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था 11th क्लास में अब जब जाते हैं तो वहां पे ना कंपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट होता है। कुछ बच्चे देखो 10th तक तो सब साथ पढ़ते हैं, 10th के बाद कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, है ना। एक बाबा जी का मैं प्रवचन सुन रहा था साइंस और आर्ट्स के बारे में, कि जो साइंस बड़े तेज बच्चे होते हैं ना 10th में, खूब जो बढ़िया एकदम 90, 95, 102, 105% वाले बच्चे होते हैं, वो लेते हैं साइंस। आपने भी शायद देखा होगा, बाबा जी का फेसबुक बड़ा फेमस है। और साइंस लेने के बाद दे बिकम साइंटिस्ट, आईआईटी इंजीनियर, ठीक है ना। लेकिन जो थोड़े कमजोर होते हैं वो लेते हैं आर्ट्स, और जो आर्ट्स लेते हैं वो बनते हैं आईएएस अफसर, और आईएएस अफसर बन के वो उनको कंट्रोल करते हैं, सभी साइंस डॉक्टर इंजीनियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो थोड़े उससे भी कमजोर होते हैं, ठीक है ना, वो बनते हैं कॉमर्स पढ़ते हैं, पता नहीं सही है गलत बाबा जी ने बोला था। और कॉमर्स पढ़ क्या करते हैं, एमबीए। अब एमबीए वगैरह करके फिर कंपनियां चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं बहुत सारे लोगों को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर इंजीनियर को। जो और कम पढ़ते हैं वो मतलब 10th के बाद जो पढ़ते ही नहीं है, एकदम 30%, 35% आया तो वो छोड़ ही देते हैं, घर वाले बोलते हैं रहने दे भाई तेरे बस का नहीं है, तो वो बन जाते हैं नेता। और नेता बनने के बाद आईएएस को भी, कंपनियों को भी और इंजीनियर्स को भी कंट्रोल करते हैं। और जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी होती है, अनपढ़ गंवार होते हैं, वो बनते हैं साधु बाबा। और साधु बाबा आप जानते हैं नेताओं को कंट्रोल करते हैं। तो देखो ज्यादा पढ़ने में नुकसान है नहीं, मैं नहीं कह रहा ऐसा, वो बाबा जी कह रहे थे फेसबुक पे, आपने सुना होगा, किसी ने सुना था। तो देखिए वो बाबा जी कम पढ़े लिखे सबको कंट्रोल करते हैं, जो खूब तेज पढ़ा हो साइंस। तो ये तो खैर एक छोटी सी बात थी, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, वहां पे होता ना डिवीजन 10th के बाद, 10th के बाद साइंस की बात होती है, आर्ट्स की बात होती है, और इसी में एक सेक्शन होता है कॉमर्स। हर स्कूल के अंदर ये बात होती है ना। तो साइंस क्या है, साइंस वो है जो एकदम एक लकीर का फकीर है, एकदम एक ढर्रे पे चलने की चीज है साइंस की। ये पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और ऐसे करेंगे तो रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाएगा, और इस तरह से करेंगे तो मतलब पता नहीं क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा और रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, और किस तरह की बातें पढ़ाते रहते हैं वो, ठीक है कि नहीं। तो आपने ध्यान दिया होगा, ये एकदम पक्का है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये क्या था, साइंस। आर्ट्स क्या है, अब आर्ट्स के अंदर हम बात करें तो हिस्ट्री की बातें होती है, ज्योग्राफी की बातें होती हैं, सिविक्स की बातें होती हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है ना। अब उसमें कुछ भी तय नहीं है। और आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की जितनी किताबें पढ़े सब में अलग अलग वर्जन लिखा होता है, कोई कुछ और कह रहा था, कोई कुछ और कह रहा था, कोई बोलेगा ये शासक बहुत ही बढ़िया था, कोई बोलेगा हाँ फालतू था, क्योंकि वहां ओपिनियन है। जिसने हिस्ट्री लिखा वो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखता है, वो फैक्ट्स को चाहे जिस तरह से बोल दे। जिसने हिस्ट्री लिखा वो फैक्ट को चाहे जैसे तोड़ के मड़ोड़ के बता दे। हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़े समय में इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर कोई डिफिनेशन आएगी। जैसे यही बात करता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपको पढ़ाया जाएगा, तो अब देखेंगे इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन पे बड़ी मारामारी है कि इकोनॉमिक्स है क्या, लोगों को यही नहीं पता। एक विद्वान साहब ये कह के चले जाएंगे, दूसरा विद्वान आके बोलेगा क्या बात कर रहे हो यार, ये थोड़ा ना इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो ये है। तीसरा आके बोलेगा दोनों बेकार हैं, पागल हैं, असल में इकोनॉमिक्स ये है। मतलब आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन में ही बहुत मारामारी है। जाके देखिए साइंस में ऐसी कोई मारामारी नहीं है। साइंस में तो एकदम वो है ना, प्लैनेट, किंगडम, क्या
कौन से क्या बोलते हैं वो, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, एकदम तय है कि मगरमच्छ कौन सी प्रजाति में जाएगा और ये कछुआ कहाँ जाएगा और ये मच्छर कहाँ जाएगा और आदमी कहाँ जाएगा, एकदम क्लासिफाई कर रखा। वही है तो वही है टेबल के अंदर, पता नहीं कौन से टेबल बोलते हैं, एलिमेंट टेबल होता है ना, कि कैल्शियम कहाँ होगा, सोडियम कहाँ होगा और ये कहाँ होगा, मैटर का जो टेबल होता है, हीलियम कहाँ होगा, एकदम एग्जैक्ट है, इसी खाने में होगा, बेटा इधर नहीं निकल जाना, चुपचाप यहीं बैठे रहो, एकदम तय कर रखा है। तो वहां सब कुछ फिक्स है। आर्ट्स में कुछ भी फिक्स नहीं है। अब सवाल उठता है कॉमर्स में क्या है। ये दो तो बिल्कुल क्लियर कट समझ आता है कि भाई ये दूध है, ये पानी है, ये समझ आता है, ये आकाश है, ये लाइट है, ये अंधकार है। भाई कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स के बारे में लोग बोलते हैं कि कॉमर्स दोनों से थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करता है। कॉमर्स के बच्चे क्या यही हिसाब है। अब साइंस वाले की अलग अकड़ है कि भाई जो रूल है वो रूल है। आर्ट्स वाले बोलते हैं ना जी ना, हम तो ऐसे कर देंगे। आपने कभी देखा पेंटिंग क्या देखा होगा? पेंटिंग में अगर मान लीजिए हाथी का फोटो किसी ने बना दिया है, घोड़े का फोटो किसी ने बना दिया और वो घोड़ा पहचान में आ गया कि घोड़ा का फोटो है, बोलते हैं ये पेंटिंग ठीक नहीं है। पेंटिंग वो अच्छी मानी जाएगी इसमें घोड़ा पहचान ही नहीं है कि घोड़ा है, तब लोग एनालिसिस करते हैं देखो कलाकार ने ये सोच के करा था। कई बार तो कलाकार खुद ही नहीं सोच पाता, खुद ही सोचता अच्छा मैंने ये सोच के बनाया था, रियली मुझे नहीं पता, लोगों ने बता दिया। कई पुराने जो फिलोसफर हैं कुछ सोच के मर गए, ठीक है ना, उन्होंने कुछ लिख के मतलब वो चले गए, आज तक उसके ऊपर बातें होती रहती है। जैसे गालिब साहब हैं, अब गालिब कोई शेर कह के मर गए, उनका लिखा हुआ कहीं पे मर गए बेचारे, आज उस पर बैठ के लोग चर्चा करते नहीं। गालिब ना बेसिकली वो सोच रहे थे, ये सोच रहे थे, ऊपर से गालिब भी सोच रहा गब्बे ये क्या बात करें, ये तो मैं भी नहीं सोचा था, मैं तो कुछ और ही सोच के पी के मैंने लिख दिया, ये तो बड़ा मीनिंग उसमें निकाल रहे हैं। तो यही है बेटा आर्ट, साहित्य, लिटरेचर, ये आर्ट है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम कॉमर्स के अंदर बातें करेंगे दोनों ही, हम कुछ रूल्स की भी बातें करेंगे और कुछ पर्सनल परसेप्शन की भी बातें करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूं इसलिए ट्रांजैक्शन ऐसा लिखा जाएगा, आप ऐसा सोचते हैं इसलिए आप कुछ और लिखना चाहेंगे, और कोई और कुछ ऐसा सोचता है इसलिए वो कुछ और हिस्ट्री वाली बात है कि ऐसी हिस्ट्री हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ये भी होगा, लेकिन कई जगह ऐसा होगा जहां मैं या आप कोई अलग नहीं, चाहे वो सीसी हो चाहे वो पीपी फ्रॉम पंजाब हो, कुछ रूल्स भी आपको बताए जाएंगे, कुछ कायदे कुछ तरीके भी बताए जाएंगे, जिन कायदे और तरीके में हम या आप कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, अभी आगे बात होगी। चलिए मैं आप कह रहे हैं तो मैं एक एग्जाम्पल दे ही देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग बात करेंगे कि एक मशीन है जो खरीदी गई, छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा समझाने के लिए, आप इसको बिल्कुल अभी याद करने की कोशिश मत कीजिए, केवल बात को समझिए कि आर्ट्स और साइंस, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मशीन हमने खरीदी, मशीन खरीदी 1 लाख की, और मशीन 1 साल में नहीं खराब होती है, आपने देखा होगा 2-4 साल 5 साल चलता है, चलिए 5 साल चलेगा और 5 साल के बाद ही खराब हो जाएगा। तो 1 लाख की मशीन 5 साल के बाद फिनिश, ठीक है। तो क्या हुआ, नुकसान तो है। अब एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बिजनेस के अंदर ही हुआ है, फैक्ट्री के अंदर ही हुआ है। तो बिजनेस का जो भी लाभालाभ खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, वो क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो भी मतलब जहां भी इंटरप्रिटेशन होगा, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होगा, वहां आना तो चाहिए 5 साल में। लेकिन 5 साल के अंदर ये 1 लाख रुपए कैसे आएगा, आना चाहिए, ये रूल है, लेकिन कैसे आएगा आप देखेंगे, इसमें वेराइटी है। कई लोग बराबर बराबर लगते हैं कि 1-1 लाख लिखो यार, 5 लाख की मशीन अगर 5 साल चली है तो 1-1 लाख हर साल लिखो। लेकिन कई लोग बोलते हैं ना शुरू में ज्यादा मशीन बेनिफिट देता है तो शुरू में ज्यादा लिखो, बाद में कम, हम लोग इसको बोलते हैं WDB। और ये 2 मेथड नहीं, अभी और भी कई सारे मेथड आप पढ़ेंगे। मतलब एक बात में तो 2 मत है कि देखो हमें 5 साल के अंदर लॉस मानना है तो मानना है, ये बात तो तय है, लेकिन लॉस कैसे मानना है, क्या बराबर बराबर मानना है, क्या घटते हुए क्रम में मानना है, क्या बढ़ते हुए क्रम में मानना है। तो यहां पे थोड़ा आर्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम सिचुएशंस के मुताबिक काम करेंगे, परसेप्शन के मुताबिक काम करेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं इसलिए ऐसा काम करेंगे। देखिए बेटा, मैं साइंस और आर्ट्स में लास्ट एक बात बता रहा हूं, एक लास्ट बात बता रहा हूं मैं कि देखिए सबसे अच्छा आज की तारीख में वर्ल्ड में कौन सा बैट्समैन है, मैं आपसे पूछता हूं, बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है?
आपकी नज़र में, योर चॉइस, कोई बताए मुझे। और थोड़ा बहुत आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं बेटा, मैं क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलता था बचपन में, इसलिए मैं काफ़ी एग्जाम्पल क्रिकेट से दूंगा, सॉरी, आप उसको थोड़ा ओझेल लीजिएगा। कोई बताए मुझे आपके हिसाब से। चलो क्रिकेट कई बच्चे नहीं देखते हैं, खासतौर पे गर्ल्स, उनको क्रिकेट और लूडो में फर्क नहीं समझ आता। चलो आप एक्टर की बात करो, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया एक्टर कौन है? फिल्म तो देखते होगे ना भाई, बोल ही नहीं रहा कोई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, सब लोग को वोट करना है। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया एक्टर कौन है? मैं इंतजार कर रहा हूं, बताइए जल्दी से। सचिन तेंदुलकर नहीं बेटा, मैं एक्टर की बात कर रहा हूं, अभी करंट एक्टर की बात कर रहा हूं, पुराने नहीं। राज कपूर, दिलीप कुमार साहब का कोई नाम ना ले, करंट एक्टर की बात मैं कर रहा हूं कि सबसे बड़ा आपके हिसाब से एक्टर कौन है आज की तारीख में, आप अपना बताइए। सलमान, शाहरुख, और लोग बताएं भाई। सलमान, शाहरुख आया वोट में, और कोई? मैं वेट कर रहा हूं। आपकी नजर में आज की तारीख में 2020 में सबसे बड़ा एक्टर कौन है, सबसे अच्छा एक्टर कौन है आपकी नजर में? अभी 2 ही बच्चों ने नाम बताया, और लोग भी बताएं भाई प्लीज। मैं 2020 की बात पूछ रहा हूं, एक्सपायरी माल को ना बताएं, जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है वो ना बताएं। करंट कोई लिख ही नहीं रहा, सब क्या कर रहे हैं बच्चे? जल्दी 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 करो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फास्ट। सर आपसे पूछ रहे हैं, सर आपको बताना चाहते हैं आर्ट्स और साइंस में क्या फर्क है, इसलिए सर आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन 3 ही नाम अभी आए, लगता है बाकी लोग फिल्म भी नहीं देखते। कमाल है, ना क्रिकेट देखते हो ना फिल्म देखते हो, भाई करते क्या हो, जी कैसे लेते हो? सॉरी, केवल टिकटॉक के सारे जी लेते हो क्या? चलिए, तो कुछ ने बताया सलमान, कुछ ने बताया शाहरुख, अपनी अपनी पसंद है। भाई अब मेरे से पूछिए तो मैं कभी गोविंदा का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, आजकल अंशुमान खुराना का फैन हूं। तो ये पर्सनल परसेप्शन की बात है, ठीक है। कभी आमिर खान का फैन था, उसके भी पहले जब मैं जवान हुआ करता था तो काफ़ी मैंने फिल्में इमरान हाशमी की भी देख डाली थी। तो ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा एक्टर कौन है, तो बॉक्स ऑफिस पे भैया आजकल AK साहब चलते हैं, AK-47, अक्षय कुमार साहब चलते हैं। उनकी फिल्मों ने इस साल 2019 में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। अब देखिए, अच्छा कौन है बुरा कौन है, इसमें हम दो मत कर सकते हैं। आपका परसेप्शन कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, है ना। हमारे सोचने का तरीका, नजरिया बदल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस क्या किया, ये ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, ये फैक्ट है। बस यही फर्क है बेटा। साइंस बेसिकली फैक्ट की बात करता है, वो फैक्ट फाइंडिंग करता है, किसी भी चीज के पीछे के कारण को ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर उसके बाद वो अपनी बात करता है कि देखो ये प्लस ये होगा, या अच्छा है या बुरा है, खुद सोच लो। हम ये और ये मिलाएंगे, ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट में लोग मरेंगे या पहाड़ तोड़ोगे, तुम्हारी मर्जी है। तो साइंस ये है, लेकिन आर्ट्स ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिए भाई साहब, कॉमर्स के अंदर दोनों ही बातें की जाएंगी। तो कभी कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप बोलिएगा अकाउंटिंग आर्ट भी है एज वेल एज बताइए साइंस भी है। इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन की बात भी होगी, और इसके अंदर पर्सनल परसेप्शन की बात भी करी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा आपको और आगे ले चलता हूं। देखिए, अगर हम अकाउंट के ब्रांचेज की बात करें कि अकाउंट को कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं ना कि मैथ में अलजबरा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, और पता नहीं वो क्या क्या होता है, मुझे याद भी नहीं है। सेट, कुछ सेट थ्योरी टाइप की कोई चीज़ होती है, कैलकुलस होता है, स्टैट्स होते हैं, मतलब कई तरह की चीज़ें आपने पढ़ा होगा, और जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है, ठीक है ना।
चलिए, तो जो ये ब्रांचेज हैं, अकाउंट में भी ब्रांचेज हैं। अकाउंट में 3 ब्रांचेज की बात करी गई है। एक है फिनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर हम फिनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो देखिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग के सबसे मेन ब्रांच है और सबसे बेस यही है। यहीं पे ट्रांजैक्शंस को एक रिकॉर्ड करने की जो कला होती है वो डेवलप की जाती है। मोर और लेस इंफॉर्मेशंस का जो क्रिएशन होता है ना, वो यही होता है। तो ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग का जो सबसे मेन है, मेन जिसको बोलते हैं ना कि है तो बहुत कुछ, लेकिन जो मेन है वो यही है। अब मुझे लगता है कि जिसको नंबर सिस्टम नहीं आएगा वो आगे क्या पढ़ेगा, अभी बता दीजिए। या जिसको मान लो सिंपल अलजेब्रा नहीं आता है, नंबर सिस्टम नहीं आता, वो आगे कैलकुलस में क्या कर लेगा। अब मुझे चूंकि अलजेब्रा नहीं आता था इसलिए कैलकुलस में कभी नहीं सीख पाया पूरी लाइफ। खैर, मैंने तो मैथ केवल 10 तक ही पढ़ा था, उसके बाद मैथ नहीं पढ़ा था मैंने, तो नहीं मुझे समझ आया, शायद इसलिए मैं इंजीनियर नहीं बना, सीए बना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज मेन होती है और कुछ उसके ब्रांच होते हैं। तो मुझे मेन फिनेंशियल अकाउंटिंग लगता है, मेरे से पर्सनली पूछिएगा तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की कला डेवलप की जाती है, रूल्स रेगुलेशन डेवलप किए जाते हैं। इसके अंदर हम मेन अकाउंटिंग की जो चीजें होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बट बोलता हूँ, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब यहीं पे बैलेंस शीट वगैरह बनता है। ठीक है दोस्त। दूसरा ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 11th-12th में तो नहीं पढ़ाई होती है, जब बीकॉम वगैरह में जाएंगे या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे, सीए हुए में जाएंगे आप, तो वहां पे पढ़ाई होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अकाउंट से निकला हुआ ये एक ब्रांच है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो चीजें होती हैं फैक्ट्री में जो बनती हैं, उन चीजों के कॉस्ट मतलब लागत निकालने का कला सीखते हैं, लागत निकालने का आर्ट सीखते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये कैलकुलेटर है कि जिस कंपनी ने भी बनाया होगा, मान लीजिए कैसियो लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है कैसियो। अब कैसियो कंपनी से बेचना चाहती है बना के, तो क्या कैसियो को ये पता नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेटर पड़ा कितने का? भाई कैलकुलेटर को बनाने में जो मटेरियल लगा, जो मजदूरों को दिया, जो फैक्ट्री के खर्चे हुए, कितना लगा? क्योंकि एक कैलकुलेटर तो बना नहीं होगा और एक तरह का नहीं बना होगा, हजारों तरह का बना होगा। सपोज कीजिए मेरा मोबाइल है बेटा, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है और जिसमें मैं आपका लाइव कमेंट में देख रहा हूं। अब ये मोबाइल जो है सैमसंग का मोबाइल है नोट 9, ठीक है। तो क्या सैमसंग ने इसकी लागत नहीं निकाली हुई, कॉस्ट नहीं निकाली हुई? सैमसंग तो कई तरह के मॉडल के फोन बेचता है, 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के फोन बेचता है वो। क्या सैमसंग ने इसकी लागत नहीं निकाली होगी? क्योंकि बगैर लागत निकाले वो दाम कैसे निकालेगा? मान लीजिए बगैर लागत निकाले वो बता दे तो या तो दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, सेल प्राइस, माल नहीं बिकेगा। बहुत ज्यादा हो गया तो कोई खरीदेगा नहीं, बहुत कम हो गया तो खूब खरीदेंगे बट आपको नुकसान होगा। तो इसलिए लागत पता करना, कॉस्ट पता करना, जिस अकाउंट के ब्रांच में डिवीजन में पढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई आपको ब्रांचेज कभी आ गया कि व्हाट आर द ब्रांचेज या व्हाट आर नॉट द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, तो वहां पे ये आपका क्वेश्चन काम आएगा। फिर बात होती है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से ही क्लियर है, क्या लिखा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैं लिखा था ना फिनांस के लिए अकाउंटिंग, कॉस्ट के लिए अकाउंटिंग, वैसे ही मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस को संभालने वाले लोग हैं। देखिए आजकल बड़े कॉरपोरेशन जो चलते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर है, रिलायंस इंडस्ट्री है, एक आदमी नहीं चलाता, पूरी हायरार्की होती है ऊपर से नीचे तक, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर और नीचे तक बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं हर डिपार्टमेंट को, हर डिवीजन को। तो वो लोग जो है ना, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के रॉ डाटा होते हैं, उनसे उनका काम नहीं चलता। कई बार ना जो चीज रॉ होती है वो उससे काम नहीं चलता। जैसे घर में मान लो छोटा बच्चा है तो उसको नॉर्मल खाना खिलाएंगे तो उसको अनपच हो जाता है, तो हमने देखा होगा उसके लिए गीला चावल बनाते हैं, नॉर्मल चावल से गीला चावल बनाते हैं। उसको सब्जी जो देते हैं, आलू जो होता है जो सब्जी में, उसे धो के उसको देते हैं कि बेटा तीखा ना लगे उसको। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो थोड़ी अलग चाहिए होती है, या कुछ कहीं एक्स्ट्रा चाहिए होती है जो फिनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है। और इसीलिए दोस्तों हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात पढ़ते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन की नीड को पूरा करने के लिए जिस डिपार्टमेंट या जिस डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग का जन्म हुआ, उसे क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैं एक बार फिर बोलता हूं, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसे क्या बोलेंगे?
फिनेंशियल अकाउंटिंग। लागत कॉस्ट निकालने के लिए जो अकाउंटिंग का डिवीजन हुआ, जो डिपार्टमेंट हुआ, उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट की नीड को पूरा करने के लिए जो डिवीजन बना उसे क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। याद रहेगा दोस्तों को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब आइए, अब जरा दो तीन शब्द बार बार इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होते हैं, जरा उन शब्दों को भी सुन लीजिए, क्योंकि आगे फिर जब एक बार अकाउंट पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद आपको मौका ना मिले। देखो, तीन शब्द आपके सामने हैं। एक शब्द है बुक कीपिंग, एक शब्द है अकाउंटिंग, और एक शब्द है अकाउंटेंसी। सुनने में दो तो एक जैसा लग रहा है, एक अलग लग रहा है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मुझे पता नहीं क्यों हाउस कीपिंग टाइप का लग रहा है कुछ। हाउस कीपिंग में क्या होता है? घर की रख रखाव, सेक्स, है ना, सब सफाई उफाई, खाना वाना बनाना, बच्चे खिलाना, कपड़े उपड़े धोना, यही हाउस कीपिंग है। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक्स की धुलाई उलाई करना, बुक्स बनाना। बिल्कुल सही। देखिए, बुक कीपिंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करने का पार्ट होता है ना, वही है बेटा बुक कीपिंग। जहां हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो प्राइमरी स्टेज होता है ना, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। प्राइमरी, जैसे आपने देखा होगा स्कूल होता है, स्कूल में एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है हायर सेकेंडरी। नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो प्राइमरी 1 से 5 होता है, या 0 से 5, 5 से 10 को सेकेंडरी बोलते हैं, मतलब 6 से 10 को, और 12वीं वगैरह को बोलते हैं हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, है ना। तो फिर इसके आगे होता है हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन को बोलते हैं हायर एजुकेशन। ऐसे ही अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग जो है ना दोस्तों, इसी शुरुआत के लेवल से संबंधित है। बुक कीपिंग के अंदर जो हम अकाउंटिंग के जो बेसिक बातें होती हैं ना, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उसको मनी में मेजर करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई करना, ये सब क्या है? अकाउंटिंग। जो मैंने 4 बातें पहले बताई थी ना, 4 काम, कि भाई ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन ट्रांजैक्शन हुआ, उसका वाउचर, उसका एविडेंस सब इकट्ठा करो, मनी में मेजरमेंट करो, उसको मनी के अंदर उसको नापो। ठीक बात है दोस्तों। और फिर उसके बाद एक बात हुई थी कि भाई उसको रिकॉर्ड करो, उसको क्लासिफाई करो। ठीक है ना। ये जो सारे काम होते हैं ना, इसको बताइए हम क्या करते हैं? इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। दिस इज नोन एज बुक कीपिंग। लेकिन अगली बात होती है अकाउंटेंसी। समझिए, अकाउंटेंसी जानते हैं क्या है? अकाउंटेंसी है सेकेंडरी स्कूल। चलो भाई, सेकेंडरी छठी में कौन जाता है? छठी में ही जाता है जो 5वीं पास कर ले। तो जब आप बुक कीपिंग खत्म करते हैं, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटेंसी बिगिंस। जहां बुक कीपिंग खत्म होगा, वहीं से अकाउंटेंसी मेरे दोस्तों आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अकाउंटेंसी के अंदर हम क्या करेंगे? अकाउंटेंसी के अंदर हम समराइज करेंगे, और अकाउंटेंसी के अंदर हम परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। ये सारा काम हम कहाँ करेंगे? हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे। और सबसे लास्ट में अकाउंटेंसी। भाई अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी के बारे में बोला गया है कि देखिए, इन सभी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से डील करने का जो नाम है ना, वही अकाउंटेंसी है। मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सबको मिला जुला के एक बड़े फॉर्मेट में जिसको लेके जाते हैं, जहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम अकाउंटिंग की बातें करते हैं, इंटरप्रिटेशन बढ़िया तरीके से होता है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। हालांकि कई बार अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी वर्ड को लोग काफी इंटरचेंजेबली लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आप समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी जो है बेसिकली नॉलेज है, और अकाउंटिंग उसका इस्तेमाल है, प्रोसेस है, उसको हम किस तरह से आगे हम यूज करेंगे, ये बातें। तो यही कहलाता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है दोस्तों। तो यही मैं आज की क्लास रोकता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि आखिर अकाउंट के अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जो करी जाती हैं, प्रोसेस क्या है, अकाउंट के डिवीजन कितने हैं,
इन सब बातों को हम लोगों ने आगे पढ़ा। कुछ ऐसी और बातें हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अब चूंकि क्लास का टाइम हो गया है इसलिए मैं रुक रहा हूं। ठीक है, राकेश भाई के प्रश्न का रिप्लाई कीजिए। सीए फाउंडेशन के सभी पेपर की वीडियो यूट्यूब पे नहीं भाई, सीए पेपर के सभी वीडियो हम लोग यूट्यूब पे लोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाता दोस्त। ठीक है, मैं सीए इंटर पढ़ाता हूं। जो सीए फाउंडेशन वाले सर लोग पढ़ाते हैं वीडियो उनका राइट है, उसमें मेरा कोई राइट नहीं है। मैं सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाता दोस्त, मैं सीए इंटर पढ़ाता हूं। मैंने सीए इंटर की अपनी सारी वीडियो आजकल यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दी है। मैं 11th-12th पढ़ाता हूं, 11th-12th की सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दी है दोस्तों। मैं सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाता, इसलिए सीए फाउंडेशन की वीडियो के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। जो सर लोग पढ़ाते हैं आप उनसे बात कीजिए, वो लोग अगर कर पाएँ तो करेंगे। मैं इंटर पढ़ाता हूं, आप जाके खोलिए, आप देखिएगा सीए इंटर के, सीडब्ल्यू इंटर के सारे वीडियो धीरे 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 यूट्यूब पे आ रहे हैं और डेली बेसिस पे मैं उनको लाइव पढ़ाता भी हूं। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा बेटा। इसी भी चाहिए एक बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों से राय लेना चाहता हूं। देखो 3 मई तक ना लॉकआउट है, क्या कहते हो? घर पे ही हो या बाहर निकल रहे हो? बाहर मत निकलना, पुलिस वाले सुझा रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं बाहर निकलने पे। तो क्या मर्जी आपकी है। एक तो तरीका अभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चल रहा है 6 to 8 क्लास 11। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग डेली पढ़ा लें? मैं खाली बैठा हूं, वेले बैठा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो 4 to 5 मैं डेली आपका संडे छोड़ के, संडे छुट्टी करेंगे, संडे छोड़ के मंडे टू सैटरडे अगर आप इजाजत दें तो मैं अकाउंट फॉर क्लास 11 मैं डेली पढ़ाना चाहता हूं 3 मई तक, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर में आपके सामने निकाल सकूं। और 5 से 6 डेली मंडे टू सैटरडे बिजनेस स्टडीज क्लास 11, और 6 से 7 डेली मंडे टू सैटरडे अकाउंटेंसी क्लास 12। ये तो मैं क्लास 12 वाले से पूछूंगा, मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा। अगर आप इजाजत दें तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये 3 मई तक रहेगा। 3 मई के बाद फिर हम लोग चेंज कर लेंगे। क्या कहते हो? कितने बच्चों की इजाजत है? तकरीबन सभी बच्चे कह रहे हैं, तकरीबन सभी बच्चे कह रहे हैं कि यस सर, यस सर। तो चलिए डन। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक और काम, आपने अपने दोस्तों को मैसेज किया, इन्फॉर्म किया क्लास के बारे में? आप में से कोई हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के बारे में बात करा? कोई हैं जिन्होंने अपने दोस्तों से बात करा इसे क्या बोलते हैं चैनल के बारे में? आप में से कोई बताए कि आपने किसी अपने 10th के दोस्त को जो 10th पास हुए हैं इस साल, उन दोस्त को अपने रेफर किया कि यार आओ यहाँ पे अकाउंटिंग की पढ़ाई हो रही है? बताए कोई मुझे? अगर नहीं रेफर किया है तो अपने स्कूल के सभी जो दोस्त हैं उन दोस्तों को मैसेज कर दीजिए, फोन कर दीजिए कि अब डेली 4 से 6 जब तक उनका स्कूल नहीं खुलता, 3 मई तक, तब तक डेली हम लोग पढ़ेंगे। और अभी बेटा कम से कम 17-18 दिन है, काफी सारा कोर्स हो जाएगा। मैं समझता हूँ 25% कोर्स हो जाएगा। जो बेसिक है ना आपका एकदम मैं मजबूत कर दूंगा। तो जितने भी लोग हैं पीपी सीसी जितने भी लोग हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ मत, अपने सेक्शन के जितने बच्चों से आपका टच है, ठीक है ना, उन सभी बच्चों को बोलिए कि क्लास 4 से 6 चल रहे यूट्यूब पे, कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शाम को 4 से 6 बैठना है और मेरी गप की बातें सुननी है, फिल्मों की बात सुननी है, क्रिकेट की बात सुननी है। आप देखिएगा धीरे 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 मैं सारा 11th का सिलेबस आपके सामने लेके आ जाऊंगा। तरीका आप लोगों को समझ आया पढ़ाने का? अगर समझ आया तो एक लाइक का बटन जरूर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, ताकि मैं अगले दिन और तैयारी करके आप लोगों के सामने आ सकूं। तो कल मिलते हैं 4 बजे एक बार फिर से।
ठीक है, तब तक आप सबको बहुत बहुत प्यार बेटा। जहां रहो सेफ रहो और साउंड रहो। थैंक यू।